हेलो प्यारे साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड के प्रथम सेमेस्टर के लिंग, विद्यालय एवं समाज के चैप्टर 1 की। इसमें यूनिट 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूनिट 1 का जो बेसिकली नाम है वो देख रहे हैं, लैंगिक मुद्दे, प्रमुख अवधारणाएं। इस लैंगिक मुद्दों की हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखा था पॉइंट नंबर 1, जिसका नाम था सेक्स एवं लिंग। इससे संबंधित 4 टॉपिकों को हम लोग कवर किए थे। ये चारों टॉपिक हैं। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में जब हम लोगों ने देखा था, तो दूसरी वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक 2 को देखा था, पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व। इसमें हम लोगों ने टोटल 7 टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम लोग उसी के आगे जस्ट ये तीसरी वीडियो होने वाली है। तीसरी वीडियो में हम लोग तीसरी टॉपिक को कवर करेंगे, जिसका नाम है भारतीय समाज। ये तीसरी टॉपिक है। भारतीय समाज में टोटल देखेंगे तो 4 टॉपिक इसमें कवर करनी है हम लोगों को। 4 में से जो पहली टॉपिक है उसको हम लोग को देखें, भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता। प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता, ये चीज हम लोगों को देखनी है। उसके बाद दूसरी जो पॉइंट होगी, भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां, यानी कि बेसिक ट्रेंड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तीसरी पॉइंट होगी हम लोगों की भारतीय समाज के सिद्धांत, कौन कौन से हैं उसको हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद भारतीय समाज में भेदभाव, यानी कि हम लोग तीसरी टॉपिक में 4 पॉइंट को कवर करने वाले हैं। चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो यदि आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे अच्छे से नोटिफिकेशन पाते रहें। चलिए पहली टॉपिक को देखते हैं, भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता। इसमें देखते हैं सबसे पहले हम लोगों को विविधता देखने को मिलता है। प्रकृति, भारत की जो भारतीय समाज की प्रकृति है, इसमें विविधता, इसका स्वरूप भी विविधता पाया जाता है, इसकी विशेषता भी विविधता है। इस विविधता में हम लोग देखते हैं कि भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति आदि में भारी विविधता देखने को मिलती है। कहाँ? भाषा में, संस्कृति में और धर्म में। जैसा कि आपको पता है कि 22वीं अनुसूची में 22 टोटल भाषाएं हैं, धर्म कई हैं, संस्कृति अलग अलग है हर राज्य की, जातियां भी अलग अलग हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार अभी भी महत्वपूर्ण, हालांकि बदल रहा है, अभी भी महत्वपूर्ण है लेकिन बदल रहा है, एकल परिवार में जा रहा है, लेकिन इससे पहले जो है कि संयुक्त परिवार होता था। जाति व्यवस्था को देखा जाए तो जाति व्यवस्था में हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार, लेकिन अब इसमें बदलाव आ रहा है। जाति व्यवस्था में स्तरीकरण यानी कि एक स्तर के अनुसार होता था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव हो रहा है। संयुक्त परिवार में भी बदलाव हो रहा है, जाति व्यवस्था में भी बदलाव होता जा रहा है। धार्मिकता, धर्म जीवन का एक अभिन्न अंग है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी देखते हैं आप, जीवन का एक अभिन्न इकाई है। ग्राम प्रधानता, अधिकांश जनसंख्या अभी भी गांवों में रहती है, तो ग्राम की प्रधानता है यानी प्रमुख है गांव। तो ये देखते हैं भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता में 4 पॉइंट आपको याद रखना है। विविधता में देख लेते हैं, विविधता में देखते हैं भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति। तो अब इसी में से देख लिए, जाति व्यवस्था को ले लिया गया, धार्मिकता को ले लिया गया, ठीक है। देख रहे हैं संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, धार्मिकता और ग्राम प्रधान, ये इतनी पॉइंट आपको याद रखनी है इसमें भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप और विशेषता में। तीनों में से कोई पूछता है तो इतना लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो हम लोगों को कवर करना है वो भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां, यानी कि इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। तो देखते हैं, आधुनिकीकरण हो गया, धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है, पश्चिमीकरण हो रहा है, संस्थानीकरण होता जा रहा है। कहाँ? भारतीय समाज की प्रवृत्तियां बदल रही हैं। आधुनिकीकरण में क्या देखने को मिला हम लोगों को? पश्चिमीकरण और शहरीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। किसका?
पश्चिमीकरण यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है वो धीरे धीरे भारत में तेजी से फैल रही है। शहरीकरण ये भी तेजी से गांवों में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षीकरण, इसमें देखते हैं धर्म का प्रभाव कम होने की प्रवृत्ति लेकिन अभी भी बहुत मजबूत है। धर्म के नाम पे पहले जातियां जो शादियां हुआ करती थी वो तो पहले धर्म के नाम पे हुआ करती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि धीरे धीरे जैसे ही लिविंग रिलेशनशिप आता जा रहा है वैसे वैसे धर्मनिरपेक्षीकरण होता जा रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पश्चिमीकरण, जीवन शैली, खान पान, पहनावे पर पश्चिमी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी प्रभाव का मतलब देखिए क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो अपना भारत है, इस भारत के पूर्व में और पश्चिम में जो पश्चिमी देश हैं उनके खान पान पहनावा, जो कि अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप है, यूरोप के बाद मध्य एशिया, ये सब ज्यादातर इधर के पहनावे, खान पान, जीवन शैलियां बढ़ती जा रही है भारत में भी। तो उसी को बताया जा रहा है, क्या चीज बताया जा रहा है, पश्चिमीकरण में जीवन शैली, खान पान, पहनावे पर पश्चिमी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके बाद संस्थानीकरण, जैसे कि विवाह हो गया, परिवार जैसी संस्थाओं में बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलता जा रहा है। तो यह है भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी। आधुनिकरण, आधुनिकरण के बाद धर्मनिरपेक्षीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण के बाद में देख रहे हैं पश्चिमीकरण, पश्चिमीकरण के बाद में संस्थानीकरण। इतने 4 टॉपिक, 4 पॉइंट इसमें कवर करके याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने देखा भारतीय समाज की जो प्रकृति की स्वरूप था, विशेषता था, उसके बारे में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो दूसरा टॉपिक हम लोग को देखने को मिला भारतीय समाज की प्रवृत्तियां। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो तीसरा पॉइंट में हम लोगों को कवर करना है भारतीय समाज के सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उनको हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, कौन से, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत याद रखना है। दूसरा संघर्ष सिद्धांत, ठीक है, पहला संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिटी थ्योरी। इसमें हम लोग देखते हैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या है, तो समाज को विभिन्न अंगों जैसे कि परिवार, जाति से बना मानता है जो समाज को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। कौन मानता है, तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत क्या मानता है, समाज को विभिन्न अंगों से बना मानता है। जैसे कौन से अंग चीजों से बना होता है, परिवार से, जाति से मिलकर बना होता है। कौन बना होता है, समाज बना होता है। तो यही है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत। दूसरा देखते हैं संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये क्या कहती है, समाज को शक्ति और संसाधनों के लिए समूहों जैसे कि जाति हो गया, वर्ग हो गया, के बीच निरंतर संघर्ष के रूप में देखता है। कौन, संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत कहता है कि संसाधन के लिए समूहों के बीच निरंतर संघर्ष के रूप में देखता है। समाज को शक्ति और संसाधन के लिए, समाज को शक्ति और संसाधन के लिए समूहों के बीच निरंतर संघर्ष के रूप में देखता है। समाज को शक्ति और संसाधन के निरंतर संघर्ष के रूप में देखता है। तीसरा चीज हम लोगों को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, तीसरा जो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत हम लोग देखें संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, जो कि बताता है समाज को विभिन्न अंगों से बना मानता है। दूसरा हम लोगों ने देखा संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत कह रहा है कि शक्ति और संसाधन के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते। फिर उसके बाद तीसरा जो सिद्धांत है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। ये क्या कहता है, तो व्यक्तियों के बीच रोजमर्रा की बातचीत और प्रतीकों जैसे कि भाषा, हाव भाव के माध्यम से समाज का निर्माण कैसे होता है, इस पर जोर देता है। कौन, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया क्या करता है, व्यक्तियों के बीच रोजमर्रा की बातचीत और प्रतीकों के माध्यम से समाज का निर्माण करता है। प्रतीकों के माध्यम से समाज का निर्माण करता है। रोजमर्रा की बातचीत, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा।
रोजमर्रा की बातचीत और प्रतीकों के माध्यम से समाज का निर्माण कैसे होता है उस पर ये जोर देता है। कौन जोर देता है? प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद। ये देखिए थोड़ा सा ठोस भाषा है, इसमें लैंग्वेज है। इस चीज को ध्यान से देखेंगे तो यह भी क्लियर हो जाएगा, जैसे कि इससे पहले दो टॉपिकों को हम लोगों ने क्लियर किया था। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था पढ़ने को, हम लोगों ने देखा था कि भारतीय समाज की प्रकृति स्वरूप विशेषता। प्रकृति स्वरूप विशेषता, इसमें हम लोगों ने देखा था कि विविधता, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, धार्मिकता, ग्राम प्रधानता। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां। इसमें हम लोगों ने देखा था आधुनिकीकरण, धर्मनिरपेक्षीकरण, पश्चिमीकरण और संस्थानीकरण। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक था हम लोग का भारतीय समाज के सिद्धांत। इसमें 3 सिद्धांत को हम लोगों ने देखा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, दूसरा संघर्ष सिद्धांत, तीसरा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। 3 टॉपिकों को हम लोगों ने देखा, 3 सिद्धांत को। आगे बढ़ते हैं तो चौथा हम लोग को देखना है। इसमें चौथा टॉपिक हो जाएगी भारतीय समाज में भेदभाव। भारतीय समाज में भेदभाव कैसे किया जाता है, इस चीज को देखते हैं। भारतीय समाज में हम लोग देखते हैं कि जातिवाद भेदभाव किया जाता है, धार्मिक भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेदभाव किया जाता है, क्षेत्रीय भेदभाव किया जाता है और आर्थिक असमानता किया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं जातिगत भेदभाव आज भी सबसे प्रमुख, खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से होता है जातिगत भेदभाव। दूसरा धार्मिक भेदभाव, अल्पसंख्यकों के खिलाफ पूर्वाग्रह, पहले से ही धारणा बन गई है मन में। क्या धारणा बनी है? अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रह, यानी कि जैसे पहले लोग छुआछूत का भेदभाव रखते थे, आज भी कहीं कहीं ये चीजें लागू हैं। मैक्सिमम हट गई है लेकिन कहीं कहीं अभी देखने को मिलती है। लैंगिक भेदभाव में देखते हैं महिलाओं और LGBTQ प्लस समुदाय के खिलाफ ये चीजें होती हैं, लैंगिक भेदभाव में महिलाओं के प्रति। ठीक है, फिर उसके बाद क्षेत्रीय भेदभाव में देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह। क्षेत्रीय भेदभाव में देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का मतलब जो पहले की धारणा बन चुके हैं उसी चीजों को बताया जा रहा है। अगला हो जाएगा आर्थिक असमानता में अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती खाई। अमीर गरीब के बीचों में द्वंद्व चलता रहता है कि सामने वाले को ज्यादा पैसा है तो हमको क्यों नहीं पैसा है, और सामने वाला सोचता है हमारे पास पैसा ज्यादा है तो वो आगे न बढ़ पाए। तो ये चीजें चलती रहती हैं, द्वंद्व चलता रहता है। तो ये टॉपिक थी जो कि खत्म हुई। तो इसको एक बार फिर से देखिएगा। हम लोगों को टोटल इसमें पॉइंट 3 में हम लोगों को टोटल 4 पॉइंट पढ़नी थी। 4 पॉइंट में से एक बार फिर से देखिएगा सबको। बात मेन जो टॉपिक है इसका नाम है भारतीय समाज। इस भारतीय समाज में आपको देखना था कि जो दिख रहा होगा, देखना था कि भारतीय समाज की प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता कैसी है। फिर उसके बाद भारतीय समाज की मूल प्रवृत्तियां कैसी हैं। इसी कड़ी में आपको देखना था कि भारतीय समाज के सिद्धांत जो 3 है कौन कौन से हैं। भारतीय समाज में भेदभाव, ये 4 टॉपिक आपको क्लियर करनी थी। तो यही टॉपिक हैं। अब इनको एक बार फिर से आप याद करने का कोशिश कर लीजिएगा। विविधता, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, धार्मिकता और ग्राम प्रधानता इंपॉर्टेंट है पहले के लिए। किसके लिए? प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता के लिए। प्रकृति, स्वरूप एवं विशेषता के लिए। इसी तरीके से आप छोटा छोटा पॉइंट करके याद कर लीजिएगा ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबा वीडियो ना करते हुए हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि हमें भी उत्साह मिलता रहे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।